दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर नंबर 120। तो भाई लोग पता है कि ये चैप्टर थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इस वीक से प्रॉपर चैप्टर आएंगे इस सीरीज के। तो ठीक है, अपना चैप्टर अभी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एडलमैन से, जो कि भाई 60th फ्लोर पे है। और हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में वो हार चुका था। तो यहाँ पे रीमोरू आता है शियोन और शुना के साथ, और भाई यहाँ पे एडलमैन उसको देख के उसके सामने लेट जाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और वो कहता है कि अगर मुझे आप कोई भी पनिशमेंट देना चाहते हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि ये गलती मेरी ही है। तो भाई ये देख के यहाँ पे शुना उसके पीछे से कहते हैं कि शायद आपको लोग बहुत ही प्यार करते हैं लॉर्ड रिमोरू। और भाई यहाँ पे अपना रिमोरू कहता है कि तुमने सही कहा, मतलब जरूरत से ज्यादा ही कुछ लोग प्यार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू एडलमैन से कहता है कि देखो अपना सर उठा लो, और इसमें तुम्हारी गलती कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि तुम जो एक अनडेड हो, तो भाई तुम्हारा जो मैचअप था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि तुम्हारा मैचअप हुआ था एक होली नाइट से, जो कि भाई होली मैजिक यूज कर सकता है। तो उस वजह से तुम उसके सामने बहुत ही वीक हो। लेकिन भाई यहाँ पे एडलमैन कहता है कि नहीं लॉर्ड, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने प्राइम में होता, मतलब जो उसका जो किंग विड वाला वर्जन था, तो भाई अगर वो उस फॉर्म में होता तो वो इन एक्सपीरियंस लोगों को आसानी से निपटा देता। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि जब से मैं लेडी शुना से हार चुका हूँ, तो उसके बाद में कोई भी एक नॉर्मल होली मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिमोरू शुना से पूछता है कि आखिर शुना तुम किस लेवल तक यहाँ पे जो होली मैजिक है उसको यूज कर सकती हो। तो यहाँ पे शुना कहते हैं कि मेरे केस में एग्जैक्टली ये एक होली मैजिक नहीं है। तो भाई ये सुन के ही एडलमैन शॉक हो जाता है, क्योंकि इसकी जो फाइट हुई थी शुना के साथ, उसमें भाई यहाँ पे शुना ने होली मैजिक इस्तेमाल किया था और उस वजह से हार गया था। तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये होली मैजिक नहीं था तो फिर आखिर वो क्या था। तो भाई यहाँ पे शुना एक्सप्लेन करती है कि वो बस उसका इमिटेशन था, क्योंकि मेरी जो यूनिक स्किल है जिसका नाम है पार्सर, तो उसके वजह से मैं इन चीजों को इजीली हैंडल कर सकती हूँ। और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे फेथ जैसा नहीं है, जैसे कि तुम यहाँ पे तुम्हारे गॉड के ऊपर एक फेथ रखते हो, जैसे मतलब पहले लूमिनस पे था, तो उस हिसाब से यहाँ पे शुना फेथ पे काम नहीं करती, बल्कि उसका बहुत ज्यादा ट्रस्ट है रिमोरू के ऊपर। उस वजह से वो कहती है कि मेरे केस में चीजें ऐसे वर्क कर रही है, और शायद इसी वजह से मैं यहाँ पे लॉर्ड रिमोरू की जो पावर है वो थोड़ी बोरो करके मेरे लिए यूज कर सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे रिमोरू बहुत ही खुश हो जाता है और वो तालियां बजा के कहता है शुना से कि तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पे होली मैजिक वर्क होता है उस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू एडलमैन से कहता है कि देखो एडलमैन, तुम यहाँ पे होली मैजिक को एक्सेस इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा जो फेथ था वो अभी शिफ्ट हो चुका है। मतलब तुम पहले यहाँ पे लूमिनस के ऊपर फेथ दिखा रहे थे क्योंकि वो तुम्हारी गॉड थी, लेकिन वो अभी शिफ्ट होके मेरे ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे होली मैजिक को इस्तेमाल करना है तो तुम्हें किसी गॉड के साथ पैक्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें एक पर्सन को जिसपे ऊपर तुम बहुत ही फेथ दिखा रहे हो, जैसे तुम यहाँ पे मुझको गॉड मान रहे हो, तो तुम्हें उनके साथ एक पैक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद तुम होली मैजिक को यूज कर सकते हो, और वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। मतलब वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि भाई स्पिरिचुअल पार्टिकल को इस्तेमाल कर सके, मतलब कोई भी ऐसा एरा गहरा बंदा नहीं, क्योंकि अगर तुम स्पिरिचुअल पार्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हो तो इसी वजह से तुम उस दूसरे पर्सन की जिसपे तुम फेथ दिखा रहे हो उनकी पावर तुम बोरो कर पाओगे। और तुम्हारा जो लुमिनस के साथ जो पैक्ट था वो अभी खत्म हो चुका है, तो उस वजह से तुम यहाँ पे होली मैजिक को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि देखो मैं शुना को बहुत टाइम से जानता हूँ और मैं उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो उस वजह से जब भी वो चाहेंगी तो मैं मेरी पावर उसे दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे तुम बहुत ही नए हो, तो मेरा इतना भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो भाई ये सुन के ही बेचारा एडलमैन खड़ा का खड़ा रह जाता है। लेकिन उसके बाद भाई अपना एडलमैन कहता है रिमोरू से कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कभी पैक्ट बनाया हो गॉड लुमिनस के साथ। तो यहाँ पे रिमोरू अपना एक्सप्लेन करता है कि शायद ये ऐसे हुआ होगा कि तुम्हारे चर्च में एक बैप्टिज्म की सेरेमनी होती है, तो उसी दौरान ये पैक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। तो भाई यहाँ पे अपना रिमोरू सोचता है कि ये जो लुमिनस है वो बहुत ही शातिर है, तो वो कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन दोनों से कहता है, मतलब शुना और एडलमैन से, और वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी एक स्किल एक्सेप्ट करने लगाऊंगा जिसका नाम है सीक्रेट स्किल ऑफ फेथ एंड फेवर। तो इसके वजह से हम दोनों में एक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहाँ पे शुना और रिमोरू के बीच में और एडलमैन और रिमोरू के बीच में मतलब एक पैक बन जाएगा। और ये जो चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये लुमिनस ने मुझे बताई थी, तो इसके बारे में कभी भी बात मत करना। और भाई उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना एडलमैन होली मैजिक को यूज कर रहा है, और यहाँ पे वो स्किल यूज करता है होली कैनन। और हम देखते हैं कि भाई एक ही अटैक में उसका जो टारगेट है वो पूरा बंद हो चुका है। और उसके बाद भाई वो खुश होकर कहता है कि मेरे अंदर की ताकत अब ओवरफ्लो हो रही है। और ये कहते ही भाई वो बंदा घिस के सामने आता है रिमोरू के, और वो कहता है कि ओ गॉड ये आपके वजह से हुआ है। और फिर यहाँ पे अपना रिमोरू जवाब देता है कि अगर ये सच में काम कर गया तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि ठीक है मुझे अभी यहाँ से जाना है, तो अगर तुम्हें कोई भी अगर हायर लेवल की स्किल सीखनी हो तो तुम यहाँ पे जो शुना है उसके साथ बातचीत कर सकते हो, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें पता है। तो भाई ये सुनते ही शुना थोड़े डेंजरस वे में यहाँ पे रिमोरू से कहते हैं कि आप इस बंदे को मेरे ऊपर थोप रहे हो क्योंकि आपको यहाँ से निकल जाना है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शुना थोड़ी वार्न करती है एडलमैन को कि देखो तुम मुझे इस स्किल के बारे में अगर तुम्हें कुछ नया सीखना है तो मुझे आराम से पूछ सकते हो, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये भाई बहुत ही रिमोरू की तारीफ करते रहता है हर बार। इस वजह से यहाँ पे शुना उसको वार्न करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शियोन के हाथ में अभी रिमोरू है, और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये जो एडलमैन है ये पहले से एक रियर गार्ड टाइप का बंदा है, मतलब वो पीछे से सारी चीजें
से हैंडल करता है, एक फ्रंट लाइनर अटैकर नहीं है। तो यहाँ पे वो सोचता है कि अगर इसको हम एक फ्रंट लाइन फाइटर के साथ अगर हम उसको पेयर अप कर दे तो भाई इनका जो कॉम्बिनेशन वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अभी एडलमैन की लेवल थोड़ी प्लस हो चुकी है, तो उस वजह से उसका जो सराउंडिंग है मतलब 60th फ्लोर का, तो वो उसे भी डेकोरेट करने वाला है मतलब एडलमैन के हिसाब से। लेकिन तभी उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है मिलिम की तरफ, जो कि भाई यहाँ पे रंगा और गोप्टा को लेके वापस आ चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसने जो ड्रैगन्स लाए थे इस डंजन के फ्लोर के लिए, तो भाई वो चारों की चारों निपट चुकी है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। तो उस वजह से वो बहुत ही गुस्से में आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई रिमोरो देखता है कि वो बहुत ही गुस्से में आ चुकी है और उसके दोनों हाथों में गोप्टा और रंगा भी है, और वो यहाँ पे इन दोनों को देख के सोचता है कि शायद इनकी बहुत ही घिसाई हो चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो मतलब इस लेवल पे थी कि कंटिन्यूसली ये दोनों दिन भर फाइट कर रहे थे, मतलब पहले कैरी ऑन से फिर मिडरे के साथ। उस वजह से भाई इनकी पावर अभी बहुत बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ये सुन के वेल्डोरा कहता है कि यार ये अभी बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, तो क्यों ना मैं गोप्टा को यहाँ पे वेल्डोरा स्टाइल टेक्निक सिखाऊं। तो भाई यहाँ पे मिलिम उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे मिलिम पूछते हैं रिमोरो से कि आखिर यहाँ पे डंजन के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि ये जो टीम ग्रीन फ्यूरी है ये बहुत ही तेजी से सारे फ्लोर्स को पार करते हुए जा रही है। और वो बताता है कि रिपोर्ट ऐसे है कि इन्होंने बहुत ही तेजी से जो 40th फ्लोर पे टेम्पेस्ट सरपेंट है उसको भी निपटा दिया है। तो भाई यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें उन्हें कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो सब लोग हम पे हंसेंगे। और यहाँ पे भाई रिमोरो भी कहता है कि मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी एक डिमॉन लॉर्ड हूँ, अगर ये इतने इजीली इन फ्लोर्स को पार करते हैं तो भाई मेरी भी इज्जत पूरी खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ इस डंजन का जो बॉस है मतलब भाई वेल्डोरा जो कि एक ड्रैगन है, उसकी भी इज्जत दाव पे है अभी। तो उसके बाद भाई यहाँ पे अपना जो वेल्डोरा है वो मिलिम से कहता है कि थोड़ी शांत रहो मिलिम, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आए तो इसी वजह से आए क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ सोल्यूशन ढूंढना है। तो भाई उसके बाद वेल्डोरा देखता है रिमोरो की तरफ और वो कहता है कि मुझे पता है तुमने इसके बारे में पहले ही एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो अभी बताओ कि आखिर हमें करना क्या है। तो भाई यहाँ पे अपना रिमोरो कहता है कि बिल्कुल मैंने इसके बारे में सोच रखा था। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने 49 फ्लोर पे बहुत सारे ट्रैप्स लगाए, मतलब एक हैरेसिंग ट्रैप लगाए इन लोगों को हैरेस करने के लिए। तो भाई ये तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किस टाइप के हैरेसिंग ट्रैप है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे सामने जा रहा है तो उसके नीचे एक स्लाइम पूल है, वो एक बाउंसी फ्लोर है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो बंदा उसके अंदर ट्रैप हो जाएगा और भाई उसके अंदर से वो निकल भी नहीं पाएगा। और दूसरा ट्रैप ऐसा है कि भाई एक फाइन पार्टिकल की स्लाइम की बारिश होती है वहाँ पे, जिस वजह से वो स्लाइम के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि भाई वो उनके बॉडी के अंदर जा रहे हैं और उनके जो क्लोथ्स है उनके अंदर भी जा रहे हैं, और उस वजह से भाई उनको बर्न मार्क्स भी आ रहे हैं। और तीसरा ट्रैप ये है कि यहाँ पे उसने स्लाइम डॉल बनाया है, मतलब वो बहुत ही इजी है मारने के लिए, लेकिन उस वजह से उन लोगों के जो वेपन्स है वो वही कोरोड होने वाले हैं क्योंकि वो एक स्लाइम एसिड है। तो भाई ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे मिलिम और जो रामिरेस है वो दूर जाके यहाँ पे रिमोरो से कहते हैं कि ये बहुत ही हरास करने वाले ट्रैप से तुम्हारे। और भाई यहाँ पे रिमोरो का रिएक्शन देखने लायक होता है। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो भाई अपनी जीत तो पक्की है। लेकिन यहाँ पे रिमोरो उससे कहता है कि देखो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैप्स मैंने बनाए ये बस इन लोगों को स्लो करने के लिए बनाए, क्योंकि ये एक डिसीजिव ब्लो नहीं देने वाले कि भाई एक ही अटैक में जो भी बंदे यहाँ पे फ्लोर पे आए वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि इन लोगों को एक ही बार में खत्म कर दूं, मतलब टीम ग्रीन फ्यूरी को, क्योंकि यहाँ पे 51 फ्लोर के नीचे अभी भी काम चालू है, तो इस वजह से इनको यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि तो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी हमें करना क्या है। और वो कहता है कि बस ये मत कहना कि अभी हमें खुद जाके उनको हराना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये एक डंजन के मास्टर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। लेकिन यहाँ पे रिमोरो हंस के कहता है कि हमें नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। और भाई यहाँ पे मिलिम और रामिरेस इन चीजों को देखती है, और यहाँ पे मिलिम कहती है कि क्या ये अंडे है, क्योंकि भाई इनका शेप वैसे ही लगता है। और वो कहते हैं कि क्या हम इन्हें खा सकते हैं। और यहाँ पे वेल्डोरा कहते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सोल वेसल जैसा है, जिनको मैंने देख रखा है पहले ही। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि वेल्डोरा तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने इनको ऐसे ही इन सोल वेसल को इमिटेट करने के लिए बनाया, मतलब भाई ये ओरिजिनल सोल वेसल नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस चीज को इस्तेमाल करके वो सोल वेसल को इमिटेट कर सकता है, और उसको वो कहता है एक स्यूडो सोल। लेकिन उसके बाद एक ब्लैक स्पीयर होता है जिसको भाई रामिरेस उठा लेती है, और वो कहते हैं कि मुझे पता था तुम लैब के अंदर कुछ तो भी काम कर रहे हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये चीज है क्या। और यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि ये एक मास्टर कोर है जिनको मैंने बनाया है चैरिब्डिस के मैजिकल कोर से। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करने जाता है कि आखिर वो क्या है। तो वो कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आखिर ये चीज है क्या। तो यहाँ पे रिमोरो इन तीनों से कहता है कि एक काम करो, तुम्हें जो भी मॉन्स्टर पसंद है तो तुम उसके बारे में सोचो, और तुम्हें यहाँ पे एक ही चांस मिलेगा, तो बिल्कुल सोच समझ के ये चीज करना। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये चारों तैयार हो चुके हैं और चारों अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर को सोचते हैं। और तभी हम देखते हैं कि भाई दो मॉन्स्टर सामने आ चुके हैं, जिसमें कि भाई वेल्डोरा ने सोचा था एक स्केलेटल फाइटर जो कि हम देख सकते हैं, और दूसरा है भाई जो रामिरेस ने चुना था एक आर्मर नाइट। और भाई ये देख के ये दोनों ही बहुत ही सरप्राइज होते हैं और खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे रिमोरो ने एक घोस्ट को बनाया और वो कहता है कि देखा तुमने जिन मॉन्स्टर को सोचा था अपने दिमाग में, ये बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता
लगता कि ये जो मास्टर कोर है ये मैजिकल को गैदर करके जो भी यहाँ पे उनका यूजर सोच रहा है उसमें ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू पीछे से एक्सप्लेन कर रहा है बेचारा, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा है। और यहाँ पे वेल्डर अपनी बातें कर रहा है कि डंजन के अंदर एक स्केलेटल तो होना ही चाहिए भाई, उसी से तो डंजन बनता है। और मतलब यहाँ पे रिमोरू के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और भाई यहाँ पे रामिरेज भी बहुत ही खुश हो चुके हैं उसके आर्मर नाइट से। और हम पीछे देखते हैं कि वेल्डर अपने स्केलेटल के साथ भाई वो तो डांस कर रहा है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर मिलिम ने क्या बनाया, और वो देखता है मिलिम की तरफ। और यहाँ पे मिलिम नीचे बैठी होती है और वो अपना मॉन्स्टर दिखाते नहीं है कि आखिर उसने क्या बनाया। लेकिन यहाँ पे पीछे से रिमोरू देखता है और उसे शक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने एक स्लाइम बनाया। तो भाई यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि आखिर तुम्हें इससे तकलीफ क्या है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मॉन्स्टर है तो मैंने इसे ही सोचा था। तो भाई वो यहाँ पे देखता है कि मिलिम बहुत ही खुश है, लेकिन उसे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो भी एक स्लाइम ही है। तो भाई यहाँ पे वेल्डर उसके बाद कहता है कि मुझे अभी समझ में आ चुका है रिमोरू की आखिर तुम सोच क्या रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इन मॉन्स्टर को यूज करके जो भी इन्होंने अभी बनाए हैं उनको इस्तेमाल करके ग्रीन फ्यूरी टीम के साथ फाइट करना चाहते हो। लेकिन भाई यहाँ पे पीछे से रामिरेज कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे स्पिरिट इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है तो तुम इन चीजों को मूव नहीं कर सकते। मतलब ये जो गोलेम है ये वही के वही खड़े रहेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि ये फाइट करेंगे। शायद रिमोरू तुमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और भाई यहाँ पे रिमोरू अपने मन में सोचता है कि तुम्हें जितना बड़बड़ करना है बड़बड़ कर लो, क्योंकि भाई इसके लिए अभी रिमोरू ने सोल्यूशन ढूंढ रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि एक काम करो, जो कि सूडोसुल मैंने तुमको पहले दिखाए थे तुम उन सबको अपने हाथ में उठा लो। और तभी उसको उठाने के बाद रिमोरू कहता है पजेस। और भाई उसकी ओरिजिनल बॉडी अभी अनकॉन्शियस हो चुकी है और सब उसको देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उस अवतार के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो भी खुद के रिमोरू की। और ये तीनों यहाँ पे रिमोरू को देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे रिमोरू बेहोश हो चुका है और ऐसा क्यों हुआ। लेकिन तभी उनके पीछे से रामिरेज आवाज सुनती है और वो होती है भाई रिमोरू की। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि शायद मुझे चेयर पे बैठ के इस स्किल को परफॉर्म करना चाहिए था। और भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमोरू उसके घोस्ट फॉर्म में आ चुका है और वो कहता है कि उसका जो ट्रांसफर था वो सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो मास्टर कोड था और जो सूडोसोल थी वो अभी कंबाइन हो चुका है मेरे प्रेजेंस के साथ और वो अभी बन चुका है एक अवतार कोर। लेकिन उसके बाद वो इन तीनों से कहता है कि इस वजह से जो अपनी मेन ओरिजिनल बॉडी है वो डिफेंसलेस हो जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो पूरी अनकॉन्शियस हो चुकी है। और उसके बाद रिमोरू कहता है कि ये परफेक्टली फिट हो रहा है मुझे और यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बॉडी को बहुत ही आसानी से मूव कर सकता है कि जैसे उसकी खुद की बॉडी हो। और भाई यहाँ पे ये तीनों ये देख के खुश हो जाते हैं और ये तीनों भी वही चीज परफॉर्म करते हैं। और भाई हम देख सकते हैं कि ये चारों अब भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जहाँ पे मिलिम एक स्लाइम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, रामिरेज उसके लिविंग आर्मर में और वेल्डोरा उसके स्केलेटन के अंदर। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये तीनों बहुत ही मजे कर रहे हैं और उनकी बॉडीज को, उनका जो नया अवतार है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे रामिरेज उसके अवतार बॉडी में तारीफ करती है रिमोरू की, मुझे पता था तुम बहुत ही बिग शॉट बंदे हो और तुम ये आसानी से चीजें कर सकते हो। और मिलिम कहती है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से भरोसा था। मतलब भाई कैसे ये दोनों पलट चुके हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे अब वेल्डोरा कहता है कि क्यों ना अभी अपन अपने काम पे चले, और बहुत ही सीरियस टोन के साथ वो ये कहता है। और ये भाई उसके बाद एक सिनेमैटिक एग्जिट लेते हैं क्योंकि इनको मारने जाना है अभी पार्टी वाले मेंबर्स को। और तभी हम देखते हैं डंजन के अंदर का सीन जहाँ पे ये चारों कुत्ते की मौत मार खाते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनकी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। तो इस वजह से ये चारों के चारों बहुत मार खाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये चारों वापस आ चुके हैं और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि टीम ग्रीन फ्यूरी से भी कमजोर टीम हम लोगों को इतना मारेगी। और यहाँ पे रामिरेज कहती है कि ये लोग बहुत ही बुरे थे क्योंकि उन्होंने हमें थोड़ा भी चांस नहीं दिया अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मिलिम रामिरेज से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम यहाँ पे बिना कुछ सोचे उनके ऊपर अटैक करने के लिए चली गई। लेकिन यहाँ पे रामिरेज कहती है कि देखो मैं इस टीम की एक मेन अटैकर हूँ तो मुझे तो ये करना ही था। लेकिन भाई उसके पीछे से आता है वेल्डोरा और वो कहता है कि देखो मेरा रामिरेज, तुम जिनके ऊपर भी अटैक करना चाहती हो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि आखिर डंजन के अंदर ट्रैप कहाँ पे है, क्योंकि भाई उसके वजह से जो भी स्पीयर वाले ट्रैप्स थे उनके सारे स्पीयर वेल्डोरा के आर पार जा चुके हैं। और भाई यहाँ पे रामिरेज उससे माफी मांगती है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि देखो मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर हमारी प्रॉब्लम है क्या, और वो है हमारा टीम वर्क, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे रामिरेज की गलती थी, लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा और मिलिन तुम दोनों को भी यहाँ पे टीम वर्क में काम करना चाहिए क्योंकि हम एक टीम में काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे वेल्डोरा और मिलिन कहते हैं कि इसका तो एक्सपीरियंस हमें बहुत कम है क्योंकि ये दोनों भाई बहुत ही स्ट्रांग बंदे हैं, तो उस वजह से इन्होंने कभी टीम वर्क में काम किया नहीं है, तो उस वजह से उनको पता ही नहीं कि आखिर ये चीज परफॉर्म कैसे करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तो ठीक है, इसके लिए शायद हमें हमारी स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और वो कहता है कि जो भी स्टार्टिंग लेवल की पार्टीज है हम उनको टारगेट करेंगे और अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि भाई इन्होंने उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वो शुरुआत में यहाँ पे थॉट कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैं यहाँ पे लीडर हूँ और यहाँ पे वेल्डोरा और जो मिलिम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनका बैटल सेंस बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है भाई रामिरेज, क्योंकि वो एक्चुअली में फाइटर है नहीं। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते
हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो अभी सुधर चुका है। लेकिन तभी भाई वहाँ पे आता है म्योलमाइल और वो देखता है रिमोर की तरफ जो कि अपने घोस्ट फॉर्म में है और वो पूछता है कि क्या तुम सच में लॉर्ड रिमर हो। तो भाई यहाँ पे रिमर उसको कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और वो कहता है कि क्या कुछ यहाँ पे डंजन में मूवमेंट हुई है इस वजह से तुम आए हो। तो भाई यहाँ पे म्योलमाइल इन चारों से कहता है कि जो टीम ग्रीन फ्यूरी है वो फाइनली 49 फ्लोर पे पहुंच चुकी है। तो भाई यहाँ पे रिमोर कहता है कि शायद अपना वक्त अभी आ चुका है और रामिर्स कहती है कि ये तो वही फ्लोर है, मतलब 49 फ्लोर जहाँ पे रिमोरो ने उसके जो हैरेसमेंट वाले वो ट्रैप है वो सारे सेट करके रखे हैं। और यहाँ पे रिमोरो उसके बाद भाषण देता है कि ठीक है अभी अपना वक्त आ चुका है और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है तो हमें जल्दी से नीचे जाके उन सबको हराना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मिलिम भी पीछे से कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन उसके बाद अपना वेल्डोरा कहता है कि देखो मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन अपने जो वेपन्स है जो गियर है वो बहुत ही कमजोर है तो उस वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं कि ये वेपन टिक पाएंगे। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कुरोबे और गाम को कहा था अपने वेपन बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो रहा है तो उस वजह से शायद अपने जो वेपन है वो अभी तक बने नहीं होंगे। लेकिन भाई तभी उनके पीछे से कुरोबे और गाम आते हैं इन चारों के वेपन लेके और वो कहते हैं कि तुम्हारे वेपन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इन चारों ने अपने जो गियर्स है वो पहन लिए है और चारों के चारों बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और उसके बाद ये चारों तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर जहाँ पे टीम ग्रीन फ्यूरी है और हम देखते हैं कि ये बंदे अभी अंदर जा रहे हैं और तभी उनके पीछे का एक बंदा जो है वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे उनकी जो टीम लीडर है आइन वो सोचती है कि आखिर इसको हुआ क्या। तो दूसरा बंदा उसे चेक करता है और वो कहता है कि ये खत्म हो चुका है, मतलब मर चुका है। और वो कहता है कि उसके नेक के पीछे से किसी ने अटैक किया है इस वजह से यह हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि भाई वो बंदा जो चेक कर रहा है वो भी निपट चुका है। और यहाँ पे मिलिम आती है उसके स्लाइम फॉर्म में, वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही स्लो हो। और तभी ये सब लोग यहाँ पे चौकन्ना हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये एक स्लाइम मॉन्स्टर है जो कि एक ही हिट में हम सबको खत्म कर रहा है तो उस पर ध्यान रखो। और उसके बाद आइन सोचती है कि इस फ्लोर पे उनको स्लाइम की रेंज मिल रही है, फ्लोर भी वैसा ही है और उस वजह से हमारा जो वेपन है वो भी कोरोड हो रहा है। और वो सोचते हैं कि ये जो फ्लोर है शायद इसका जो थीम है वो पूरा स्लाइम पे बेस्ड है। और उसके बाद वो सोचती है कि ये जो क्रिएटर है जिसने ये बनाया है वो कितना फनी है। और तभी हम उसके पीछे से देखते हैं कि भाई यहाँ पे आती है रामिरेज अपने आर्मर नाइट के साथ और वो कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और भाई वो अटैक नहीं करती, सीधा भाग के जाती है और सीधा उनके ऊपर गिर जाती है। और यहाँ पे आइन भी सोचती है कि आखिर ये किस तरह का अटैक था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, भाई वेल्डर आज वो भी आ चुका है और वो भी यहाँ पे टीम ग्रीन फ्यूरी के एक मेंबर के ऊपर अटैक करता है। और वो यहाँ पे दूसरे बंदे से कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। और उसके बाद वेल्डोरा कहता है कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वेल्डोरा स्टाइल डेथ स्टंट। और यहाँ पे भाई ये बंदा वेल्डोरा के अटैक को झेल नहीं पा रहा है लेकिन उनके पीछे से यहाँ पे आइन देख रही है और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्केलेटन है उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब उसको पता है कि बैटल कैसे करते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि हमारे जो वेपन्स है वो उस स्लाइम की वजह से पूरे सड़ चुके हैं, मतलब कोरोड हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे इन सबको ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से रिट्रीट करो और पीछे हट जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे से रामिरेज फिर से अटैक कर देती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आइन सोचते हैं कि आखिर इस फ्लोर के साथ गड़बड़ क्या है, क्योंकि ये एक स्लाइम का फ्लोर है तो यहाँ पे एक लिविंग आर्मर, एक स्केलेटर, आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। तो भाई ये सुनते ही उसके पीछे से रिमोरू आता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें स्लाइम के साथ फाइट करनी है तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पे आइन पीछे मुड़ के देखती है लेकिन उसे देखता है एक घोस्ट और वो कहती है कि तुम तो एक घोस्ट हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि वो उसके एक अवतार फॉर्म में है, वो अभी स्लाइम नहीं है, वो एक अभी घोस्ट है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे आइन कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि तुम जो भी बड़बड़ कर रहे थे मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारे जैसा एक लो लेवल मॉन्स्टर हमें कभी भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी यहाँ पे आइन को समझ आ जाता है कि वो भाई जिस जगह पे खड़ी है उसके नीचे एक स्लाइम पुल है और वो उसके अंदर अभी नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि भाई वो यहाँ पे फंस चुकी है और वो यहाँ पे कहता है कि मैं कब से एक चीज को परफॉर्म करना चाहता था और टेस्ट करना चाहता था तो शायद यहाँ पे अभी मुझे मौका मिल चुका है। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अगर मैं खुद को वर्शिप करता हूँ मतलब उसकी ओरिजिनल बॉडी को, तो क्या वो यहाँ पे होली मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। तो तभी वो यहाँ पे कहता है कि ओ लॉर्ड प्लीज गिव मी योर स्ट्रेंथ। और भाई यहाँ पे वो वर्शिप करने लगता है उसके गॉड को, मतलब उसकी ओरिजिनल बॉडी को। और तभी उनके ऊपर वो अटैक करता है होली रे। उस वजह से भाई यहाँ पे टीम ग्रीन फ्यूरी के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, सबके सब निपट चुके हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि यार वो सच में यहाँ पे होली मैजिक परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पे हम उसकी ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं और वो यहाँ पे कहता है कि अभी मुझे समझ में आ चुका है कि होली मैजिक को इस्तेमाल करना कैसा होता है। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है कि उसके केस में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो यहाँ पे एक गॉड से मदद नहीं मांग रहा बल्कि उसकी जो ओरिजिनल बॉडी है उससे वो मदद मांग रहा है और वही उसके सारे काम कर रही है। और उसके बाद वो कहता है कि वैसे तो यहाँ पे जो कास्टर है उसको ही सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में मतलब जिसको भी ये लोग वर्शिप कर रहे हैं वो यहाँ पे उन सारे वर्शिपर के ब्रेन को इस्तेमाल कर सकता है खुद की यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। तो भाई उसको समझ में आ जाता है कि क्यों यहाँ पे लुमिनस उसके जो बिलीवर्स है उनको बढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि उस वजह से वो उसकी जो थिंकिंग पावर है और जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक्सपांड कर सकती है। तो यहाँ पे हम रामिरेज और मिलिम को देखते हैं और वो बहुत ही खुश है क्योंकि भाई ये लोग अभी जीत चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा रिमोरू से कहता है कि भाई इतना भी मुंह मत लटका क्योंकि ये हमने मेहनत से इस फाइट को जीता है। और यहाँ पे रामिरेज कहती है ये तो मेरे लिए बहुत ही
ही आसान था और इसमें मैंने मेरे जो 48 फिनिशर मूव थे वो भी इस्तेमाल नहीं किए। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे मिली मुझसे कहती है कि अगर तुम इतनी पावरफुल हो चुकी हो तो तुम यहाँ पे उस लाइट स्पीड को क्यों नहीं हराती, मतलब वो यहाँ पे मासायुकी की बात कर रही है। तो यहाँ पे अपनी रामिरेस कहती कि नहीं वो मेरा दोस्त है तो उस वजह से मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये दोनों भी हंसते हैं, मतलब वेल्डर और रिमोरो। और यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अगर हम यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली अटैक करते तो शायद हम कभी भी नहीं जीत पाते, और यहाँ पे हमारे जो वेपन्स है उसके वजह से भी हमको बहुत ही आसानी हुई ये फाइट करने में। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे टीम ग्रीन फ्यूरी की भी तारीफ करता है क्योंकि ये लोग बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे इस चीज में। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है टीम ग्रीन फ्यूरी की तरफ, जहाँ पे उनके जो कैप्टन है वो भाई बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसके इतने मेहनत करने के बाद भी वो यहाँ पे हार चुकी है। तो वो यहाँ पे दूसरा बंदा पीछे से कहता है कि कैप्टन थोड़ा काम डाउन करो क्योंकि ये होना ही था, और शायद इसकी टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है क्योंकि हमको हमारे होम टाउन से बुलावा आ चुका है तो हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे ये सुन के जो उनके कैप्टन है वो शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि ये सारे लोग अभी वापस जा रहे हैं उनके होम कंट्री में, और तभी ये सारी चीज सुन लेता है म्यूल माइंड। लेकिन तभी उसके बाद अपना सीन चेंज होता है किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो में, जहाँ पे हम देखते हैं मारिया बेल को जो कि एक केज के साथ बैठी है, उसके अंदर एक बर्ड है और वो उससे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो एक काम करो, खुद ही इस केज को खोलो और बाहर आओ और फिर तुम यहाँ पे खाना भी खा सकते हो और बाहर भी जा सकती हो। तो भाई ये सुनने के बाद यहाँ पे जो बर्ड होती है वो खुद ही करके उस केज का दरवाजा ओपन करती है और बाहर आ जाती है। और भाई ये देखते ही यहाँ पे मारिया बेल उसकी तारीफ करती है। लेकिन उसके बाद हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है मारिया बेल के बारे में, और उसमें ये कहा जाता है कि मारिया बेल एक अदर वर्ल्डर है जिसके पास एक यूनिक स्किल है जिसका नाम है एवरिस, जिसके वजह से भाई वो सब लोग जो भी डिजायर करते हैं, जो भी उनकी ग्रिड है, लालच है, भाई उसको देख सकती है और उसी का इस्तेमाल करके उन लोगों को वो मैनिपुलेट भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई मारिया बेल की जो प्रीवियस लाइफ थी उसके बारे में, और हमें ये बताया जाता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में वो बहुत ही पॉपुलर थी और वो पूरे यूरोप की वन ऑफ द ग्रेट रूलर रह चुकी थी, और वो यहाँ पे उसके फायदे के लिए इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती है और उसके फायदे के लिए अगर वॉर हो रही है तो वो भी होने देती है। मतलब उस वजह से बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे उसके बाद हमें बताया जाता है कि उसने उसके लाइफ में जो भी अचीव किया उस वजह से सारे लोगों का नुकसान ही हुआ है, उसके बाद ही उसका फायदा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि उसकी जो डेथ हुई थी वो एक नेचुरल डेथ थी, मतलब एक नेचुरल लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद हुई थी। लेकिन उसके बाद वो रिबॉर्न होती है इस दुनिया में जहाँ पे वो एक रूलिंग क्लास के अंदर पैदा हुई है, मतलब भाई कोई नॉर्मल फैमिली नहीं बल्कि एक ऐसी फैमिली जो पूरे वेस्टर्न नेशन को कंट्रोल करती है जिसका नाम है रोजो फैमिली, और इस फैमिली की वो सबसे यंगेस्ट मेंबर है। तो हमें उसके बाद बताया जाता है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर है और बहुत सारी फाइटिंग होते रहती है, तो उस चीजों को डील करने के लिए इनका जो फाउंडर था, मतलब रोजो फैमिली का फाउंडर जिसका नाम था ग्रांड बेल रोजो, तो भाई उसने बनाई थी काउंसिल ऑफ वेस्ट। तो उसके बाद हम यहाँ पे मारिया बेल का सीन देखते हैं जो कि यहाँ पे छोटी है, और उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि मारिया बेल इतनी छोटी होने के बावजूद भी और जो कि अभी दूसरी दुनिया में आ चुकी है उसके बावजूद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी सिचुएशन कितनी चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसके हिसाब से ये जो वर्ल्ड है वो भी उसको ही बिलोंग करता है, मतलब फिर से वो यहाँ पे डोमिनेट करेगी इस दुनिया को। तो उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है मारिया बेल और ग्रांड बेल के ऊपर, और यहाँ पे ग्रांड बेल उससे कहता है कि अच्छा तो तुम हो मारिया बेल, और भाई यहाँ पे मारिया बेल ग्रीट करती है उसके ग्रैंडफादर को। और उसके बाद यहाँ पे सीरियस टोन में ग्रांड बेल उससे क्वेश्चन करता है कि एक बात बताओ, तुमने अभी तक मुझे कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो भाई यहाँ पे मारिया बेल कहते हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांड बेल उससे कहता है कि देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू जो भी लोग है तुमने उन सबको कंट्रोल कर रखा है, तुम्हारी जो नैनी है, तुम्हारा जो नर्स है, तुम्हारे फादर जो कि किंग है, उनको भी वो सब लोग तुम्हारे कंट्रोल में है। तो उसके बाद यहाँ पे मारिया बेल एक्सप्लेन करती है कि मैं सारे लोगों का डिजायर जो है वो देख सकती हूँ और मुझे पता है कि वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए, तो मैं उसको इस्तेमाल करके उन लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन आप जो है वो अलग है, मतलब आपके पास बहुत बड़े एम्बिशंस है इन सारे लोगों से ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो विल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उस वजह से मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो भाई यहाँ पे ग्रांड बेल उसकी तारीफ करता है कि मतलब इतनी छोटी होकर भी तुमने ये सारी चीज देख ली। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांड बेल कहता है कि सच बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो भाई यहाँ पे मारिया बेल कहती है कि मैं हूँ मारिया बेल द ग्रीडी। तो भाई ये सुन के यहाँ पे ग्रांड बेल जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके सामने एक छोटी बच्ची डिक्लेयर करती है कि वो है मारिया बेल द ग्रीडी, उस वजह से वो यहाँ पे हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे मारिया बेल को उठा लेता है और वो कहता है कि देखो मारिया बेल, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जो भी एम्बिशंस है, जो भी गोल्स है, उन सबको तुम इनहेरिट करोगी, मतलब तुम उन्हें आगे बढ़ाओगी। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांड बेल कहता है कि मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं सारी दुनिया में इक्वलिटी चाहता हूँ और पीस चाहता हूँ, और उस सारी चीजों को कंट्रोल करेगी द रोजो फैमिली। तो तभी भाई यहाँ पे मारिया बेल हंसती है और वो यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की अलायंस अभी बन चुकी है, मतलब ग्रांड बेल द एक्स हीरो और उसकी ग्रैंड डॉटर मारिया बेल द ग्रीडी। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है करंट टाइम में, और कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे मारिया बेल से कहता है कि क्या मारिया बेल सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पे मारिया बेल रिप्लाई करती है कि सब ठीक है, बस मैं मेरा कुछ काम निपटा रही थी।
और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है ड्यूक म्यूज के तरफ, जहाँ पे वो सिटी के अंदर घूम रहा है और वो सोचता है कि कैसे वो डीमन लॉर्ड रीमोरो के सामने पूरी तरीके से हार चुका है। और वो सोचता है कि मैं अभी सिटी में बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे दूसरी जगह जाके मेरी लाइफ फिर से बिल्डअप कर सकता हूँ, जहाँ पे इन लोगों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और मैं शुरुआत से सारी चीजें रिस्टार्ट कर सकता हूँ, जिसमें कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं गरीब भी हूँ और मेरे पास कम पैसा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं मेरी लाइफ अच्छे से जीऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई उसके सर से एक चीज आर पार हो जाती है और ये चीज देखता है सोए, जो कि इसका पीछा कर रहा था और उस पर नजर रख रहा था, और उसे भी लगता है कि आखिर ये बंदा मरा कैसे, क्योंकि यहाँ पे सोए के भी रियलाइज नहीं होता कि इसकी एक्चुअल डेथ किस वजह से हुई है। और भाई ये सारा काम होता है मारिया बेल का, और हम आखिरी में देखते हैं इस चैप्टर की मारिया बेल, जो कि एक अदर वर्ल्डर है, वो अभी सिर्फ 10 साल की है और उसकी जो अथॉरिटी है वो भाई ग्रैंड बेल के नीचे है, मतलब वो सेकंड अथॉरिटी होल्ड करती है और वो अब इन सारी चीजों को इस्तेमाल करेगी डीमन लॉर्ड रीमोरो के अगेंस्ट उसको हराने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने मेंबरशिप को चेक नहीं किया तो एक बार उसे भी चेक कर लेना और वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।